नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। सबसे पहले बात सीएम योगी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा 6 मई को है। 6 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। 7 मई को झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। तो अयोध्या दौरे पर जाएंगे। 6 मई को उनका ये कार्यक्रम है, अयोध्या जाएंगे। और जब भी वो अयोध्या जाते हैं भगवान राम के दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं और हनुमानगढ़ी जाकर वहां दर्शन करते हैं। उसके बाद ही वो अपना कोई कार्य करते हैं। बता दें आपको कि मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे कि जो विकास कार्य हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन यानी कि 7 मई को बुंदेलखंड का दौरा है। झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। यहाँ पर भी विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे सीएम। तो 7 मई को झांसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 6 और 7 मई को उनके अलग अलग जिलों में दौरे हैं। 6 मई को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद बुंदेलखंड की बात की जाए तो झांसी जाएंगे और झांसी में उनके कार्यक्रम है। इस दौरान वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। क्योंकि 100 दिन का वक्त है सरकार के पास, क्योंकि एक तय समय सीमा है 100 दिन की कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर सरकार ने क्या क्या विकास के कार्य किए हैं, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, अयोध्या और झांसी दौरे को लेकर क्या अपडेट्स हैं? अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इसके मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 7 मई को झांसी दौरा रहेगा। विकास कार्यों को लेकर बैठक करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं अब रजनी ये चीज निश्चित जान लीजिए कि फील्ड में उतर चुके हैं मुख्यमंत्री और खुद पूरी तरीके से अब केवल कागज पे बताने से कुछ नहीं होगा। वो खुद जाएंगे और समीक्षा करेंगे और खुद जाकर मौके पर निरीक्षण करेंगे। और ये नहीं पता होगा किस काम का निरीक्षण होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। तो अब कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करना होगा। 100 दिन का जो समय दिया गया था उस पर कितने काम हुए, 1 महीने से ज्यादा सरकार बने हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हर मंडल में जाएंगे, पहले मंडल फिर जिले, इस तरीके से समीक्षा होगी, इस तरीके से औचक निरीक्षण होगी। तो रजनी, कहीं ना कहीं अब काम करना होगा और काम समय सीमा पर पूरा करना होगा और गुणवत्ता के साथ करना होगा। 3 चीजें होंगी। जी रजनी। बिल्कुल सिद्धार्थ, क्योंकि ये 24 की तैयारी है। अभी से अगर दिखाएंगे एक्शन में और काम करके तो इसका फायदा तो मिलेगा। एक ये भी कारण है। जी बिल्कुल। देखिए रजनी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब पहले दिन से शपथ लिए, उसके बाद दूसरे दिन हो चाहे तीसरा दिन रहा हो, लगातार जब भी वो सचिवालय में भी या जब भी अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते तो उनका साफ कहना होता है पेपर में जो चीजें बताई जाए वो मुझे मौके पर मिले। चाहे आप उदाहरण देख लीजिए गोरखपुर का सैनिक स्कूल का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, देखिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितने समय में काम पूरा करना उतने समय में काम पूरा हो। कहीं ना ये नहीं होगा, हीला हवाली बरती जाएगी कि समय पे काम ना पूरा हो और गुणवत्ता ना हो। दोनों चीजें होनी चाहिए, समय पर काम पूरा हो और गुणवत्ता हो। पहले अधिकारी क्या करते थे, कहीं ना कहीं ये बता देते थे कि इस चीज के लिए और समय चाहिए और, लेकिन अब एक समय आपने जो लिख कर दिया है, खुद आपने बनाई है, खुद आपने प्रेजेंटेशन किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आपको समय पर काम पूरा करना होगा और गुणवत्ता के साथ करना होगा कहीं ना कहीं। और देखिए एक चीज ये देखिए, जो भी भ्रष्टाचार में रहा है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई। आप चाहे सोनभद्र देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, उसके बाद चाहे प्रयागराज के आयुक्त देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं एकदम साफ मैसेज है, काम करिए और जो काम करेगा वो उसको अच्छी जगह पोस्टिंग भी दी जा रही है, उनसे काम भी लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं काफी चीजें बदली हुई दिख रही है। इस बार कहीं ना कहीं और सीएम योगी तो वैसे भी आराम करते नहीं है, लगातार उत्तराखंड के बाद फिर अयोध्या का दौरा, उसके बाद झांसी का दौरा। सिद्धार्थ, बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर मिलूंगी आपसे ताजा अपडेट्स। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आजम खान मामले पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। आजम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। शत्रु संपत्ति मामले में दायर है जमानत याचिका। हाई कोर्ट ने 5 महीने से फैसला सुरक्षित रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। फैसला भी संभव है। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से समय मांगा था, कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा था। 2019 में दर्ज हुआ था शत्रु संपत्ति मामला। आजम की 71 मामलों में जमानत की बात की जाए तो 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है आजम खान को। कुल 72 में से 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। एक मामला है उस पर आज सुनवाई होनी है।
हमारे संवाददाता इस वक्त ताजा अपडेट्स के साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, ये बताइए, आजम खान के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, क्या तय समय है, कब होगी सुनवाई? देखिए, दोपहर तक सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं 71 मामलों में जिस तरीके से उनको जमानत मिल गई थी, एक ही एक मामला बचा हुआ है और कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा था कुछ तथ्य उनको पेश करना। तब देखना ये सरकार आज क्या तथ्य पेश करती है। कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं आज कहीं ना कहीं 1 या 2 पेशी में ज्यादा से ज्यादा इसमें फैसला आ जाएगा, फैसला संभव है। तो देखिए रजनी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला बड़ा मामला है। सब 2019 में इनके ऊपर सत्व संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब देखना है सरकार क्या तथ्य देती है, किस तरीके से बताती है। क्या अब तथ्य देखने वाला होगा हाईकोर्ट में। आज जो सरकार पेश करेगी, जो सरकारी वकील पेश करेंगे, वो क्या तथ्य पेश करते हैं, उनके पास क्या ऐसी नई चीजें हैं जिसका हाईकोर्ट को भी इंतजार है। जो हाईकोर्ट भी उस चीज को देखेगी तब उस हिसाब से इस पर फैसला आएगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, और आजम खान को लेकर सियासी सरगर्मी तो वैसे ही बढ़ी हुई है, लोग जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं और आज सुनवाई यानी फैसले का दिन भी है। क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, कहीं ना कहीं जो आजम खान के समर्थक है उनको काफी उम्मीद है कि उनको जल्द जमानत मिल जाएगी और वो जल्द बाहर होंगे। और सियासत यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम है आजम खान। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिवपाल यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया, कल आजम खान के बेटे ने भी ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके ट्वीट चल रहा है, ट्वीट को लेकर समाजवादी पार्टी में बड़ी रार मची हुई। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को आज उम्मीद है कि जल्द ही उनके पक्ष में फैसला होगा और जल्द ही वो बाहर होंगे, एक नई रणनीति बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस चीज को भांप चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राजभर गए, राजभर से भी मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धीमे धीमे सब एक हिसाब से आजम खान को सपा अपने पाली की तरफ लाने चाह रही। लेकिन कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से उनके बेटे ने भी ट्वीट कर दिया, ऐसा ट्वीट किया कि अखिलेश यादव से काफी दूर है। तो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के काफी मायने थे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली चीज ये है कि आज जमानत हो जाए, अगर आज जमानत होती है तो आने वाले दिनों में क्या सियासत होगी, किस तरीके किस और यूपी की सियासत जाएगी। ईद तो जेल में ही मनानी पड़ी, ये उम्मीद थी कि ईद, आखिर पेच क्यों फंस रहा है जमानत को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तथ्य है वो इनके खिलाफ है। जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के पास काफी इनके खिलाफ जो सबूत है वो इनके खिलाफ है। तो लगातार सरकार उन चीजों को इस तरीके से, जो सरकारी वकील है और जो सरकार के पास जो तथ्य है वो काफी मजबूत है और ये इनके खिलाफ है, जिसमें कहीं ना कहीं इसलिए सरकार इस तरीके से नहीं करना चाहती है कुछ कि जिससे हाईकोर्ट के सामने जाने पर ये लगे कि उनके पास कोई तथ्य नहीं था या राजनीतिक मामला है। तो कहीं ना कहीं सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसलिए समय ले रही है और पूरी तरीके से जो इनके खिलाफ सबूत है उसको आज रखा जाएगा। अब देखना ये हाईकोर्ट उसको किस तरीके से करता है, किस तरीके से, या देखिए या ये हो सकता है कि आज फिर समय मांगे। अब देखना है, हाईकोर्ट के ऊपर सब कुछ है, सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर आज इलाहाबाद में है। फिर से जेल में रहना होगा, देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब हज सेवकों से जुड़ी खबर है, बड़ी खबर है। हज सेवक के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। 58 आवेदकों का चयन आज किया जाएगा। हज यात्रियों की सुविधा के लिए हज सेवक 11 बजे से समाज कल्याण निदेशालय में कार्यक्रम होगा। मंत्री धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहेंगे। तो आज लॉटरी के जरिए हज यात्रियों को जो है वो चयन किया जाएगा। हज सेवक के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। 58 आवेदकों का चयन आज किया जाएगा, यानी तमाम जितने भी लॉटरी में पर्चियां डाली गई हैं उनमें से सिर्फ 58 लोग हैं। 58 आवेदकों का चयन आज होगा। हज यात्रियों के लिए सुविधा के लिए हज सेवक होंगे और 11 बजे से समाज कल्याण निदेशालय में कार्यक्रम है, जिसमें मंत्री धर्मपाल सिंह, दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। नगर निगम का बजट आज पेश होगा। विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में विकास भी कराए जाएंगे। बजट में आय पक्ष में 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख का प्रावधान व्यय पक्ष में है और 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। तो लखनऊ में नगर निगम का बजट आज पेश होगा। नगर निगम के बजट को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और एक भारी भरकम ये बजट है। विकास कार्य के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में विकास कराया जाएगा।
अगली खबर भी लखनऊ से है। अप्रैल महीने में गेहूं खरीदी से जुड़ी खबर है। पिछले साल की तुलना में इस साल कम खरीद हुई है। लक्ष्य की सापेक्ष 12% ही गेहूं खरीद हो सकी है। इस साल अप्रैल में करीब 12% ही खरीदी हुई है। आप सोचिए, जो लक्ष्य एक बड़ा रखा जाता है, अगर उसमें सिर्फ 12% ही खरीदी हो तो फिर एक बात साफ है कि किसान सरकार से ज्यादा भरोसा प्राइवेट जगहों पर करते हैं। सरकारी खरीद लगभग 12% हुई है, जो कि एक संतोषजनक आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है। किसानों को भरोसा नहीं है कि उन्हें उचित मूल्य मिल रहा है सरकारी दुकानों पर, इसीलिए वो जो खुली मंडियां हैं या फिर जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके यहाँ जा रहे हैं और वहां पर अपना अनाज बेच रहे हैं, बजाय सरकारी कांटों पर जाकर, सरकारी जगहों पर जाकर। सिर्फ 12% सरकारी खरीद हुई है, यानी लक्ष्य से बहुत कम है। ये लक्ष्य बड़ा था और उसके हिसाब से सिर्फ 12% गेहूं की खरीदी हो सकी है, क्योंकि किसान पहुंच नहीं रहे हैं अपना गेहूं लेकर। प्रयागराज में थाना थरवई क्षेत्र अंतर्गत अंतर्राज्यीय कुख्यात हत्यारे और डकैत गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में कुल 7 कुख्यात डकैत घायल हुए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सभी योजनाबद्ध तरीके से रात के समय हत्या और डकैती की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। प्रयागराज पुलिस टीम की मेहनत, लगन और निष्ठा, व्यवसायिक दक्षता को रेखांकित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने 1 लाख के नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र की घोषणा की है। इधर बदायूं में हत्या और हत्या की कोशिश का मुलजिम 10,000 का इनामी मोनू खान को एसटीएफ उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर से गिरफ्तार किया है। एसओजी बदायूं और उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की कुमाऊं टीम इस कार्रवाई में शामिल रही। जनपद उधम सिंह नगर से हत्या के प्रयास के बाद से एक मुकदमे में ये फरार चल रहा था। इधर बिजनौर में ड्यूटी से लौट रहे एक पुलिसकर्मी के साथ युवकों ने मारपीट की है। गंभीर हालत में सिपाही को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये तड़प रहा है पुलिसकर्मी। जब ये लौट रहा था उसी दौरान कुछ युवकों ने इसकी पिटाई की है। पुलिसकर्मी के साथ युवक ने पिटाई क्यों की है, क्या है ये पूरा मामला, इसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि कानून के रखवाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं, कोई भी कभी भी उन पर हमला कर देता है। ऐसे में सवाल उस आम जनता का है जिसकी सुरक्षा के लिए इन सिपह सालारों को रखा गया है, इन सिपाहियों को, पुलिसकर्मियों को रखा गया है। जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की सुरक्षा कैसे करेंगे? ग्रेटर नोएडा की खबरें हैं। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। पहले सड़क हादसे में स्विफ्ट कार सवार युवक अपनी मां को मेरठ से दवाई दिलाकर वापस फरीदाबाद लौट रहा था। जैसे ही कार सवार दनकौर कोतवाली क्षेत्र में पहुंचा तो तभी रॉन्ग साइड आ रहे ट्रैक्टर और कार आमने सामने की भीषण टक्कर में कार में सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना में 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
तो ये देखिए वाहन आपको दिखा रहे हैं, वाहनों के परखच्चे उड़ गए हैं। आगे का जो पूरा का पूरा वाहन का बॉडी है वो देखिए पूरी की पूरी इस हादसे में जो है जर्जर हो चुकी है। इसे आप समझ सकते हैं, जब कार का ये हाल है तो इंसान का क्या हाल हुआ होगा। 3 लोगों की जान चली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस ने अधजले शव के राज का खुलासा कर दिया है। इसके चलते मुखबिर की सूचना पर हत्यारों और पुलिस के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब हत्यारे सुराग मिटाने या फिर किसी और घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना के चलते पुलिस की घेराबंदी के दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 2 बदमाश मोनू और आदित्य पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए जहां अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो वहीं पुलिस ने मौके से 2 देसी तमंचे और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों ने बताया है कि उन्होंने कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर सोनू उर्फ शौकीन की हत्या कर शव को काली नदी के किनारे जला दिया था। इसके बाद सोमवार को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सोनू उर्फ शौकीन के अध जले शव को काली नदी के पास से बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने राजस्व टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दर्जनों दुकानें और भवन को खाली कराया है। प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार के दाहिनी ओर से करीब 2 दर्जन दुकानों को खाली कराया। ये सारी दुकानें रीवा रियायत रामा अनुजकोट ट्रस्ट मध्य प्रदेश के नाम दर्ज थी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रथम चरण के कार्यों के प्रस्ताव के अनुरूप दुकानों में खाली कराने की कार्रवाई की गई। दुकानों पर सालों से काबिज दुकानदारों को दुकान खाली करने का समय दिया गया था। जो लोग तय समय पर पहुंचे वो अपना सामान खुद समेट रहे थे और जो दुकानदार नहीं पहुंच सके उनकी दुकानों का ताला तोड़कर वहां रखे सामान की फर्द तैयार कर सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। गौरतलब है कि सूबे के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू आज बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। मुख्य सचिव बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी करेंगे। भदोही जनपद में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक हेड कांस्टेबल और एक ढाबा चालक को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। सड़क के किनारे चाय की दुकान पर बैठे लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक बाइक, साइकिल और दुकान में टक्कर मारने के बाद ट्रक इंटर कॉलेज की बाउंड्री में घुस गया, जिसमें ज्ञानपुर के सीओ ऑफिस में तैनात मुकेश यादव नाम का हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक अशोक कुमार पांडे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग जो वहां मौजूद थे वो घायल हो गए हैं। हादसे में एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल और सड़क के किनारे लगी कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर मनरेगा में नाबालिग बच्चों के काम करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जहां एक तरफ सरकार बच्चों को शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं जिम्मेदार लोगों ने इन मासूमों के हाथों में फावड़ा थमा दिया। ये पूरा मामला विकासखंड खेसराहा के ग्राम पंचायत बन के गांव का बताया जा रहा है। यहां पर मनरेगा में मासूमों के हाथ में फावड़ा थमा दिया गया। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि 1 से भी ज्यादा बच्चे यहां पर जो नाबालिग है वो काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन्हें काम पर क्यों रखा गया है, और रखा गया है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद भगवान बांके बिहारी की आरती की। सीएम के साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद थे। उनके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी पहुंचे थे। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, अश्वनी चौबे भी इस दौरान मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा समेत सभी राजनीतिक दिग्गजों ने इस्कॉन मंदिर में बांके बिहारी जी की आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भी एंट्री खोल दी गई। फिर हजारों श्रद्धालुओं ने पहली बार इस्कॉन मंदिर में भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। तो सीएम नीतीश कुमार इस्कॉन टेम्पल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ बिहार के राज्यपाल भी पहुंचे और जब मंदिर पहुंचे तमाम लोगों का फूल की माला पहनाकर स्वागत किया गया और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सीएम सहित तमाम दिग्गजों ने पहले बांके बिहारी की आरती की, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इसके बाद जो अन्य श्रद्धालु हैं उनके लिए मंदिर खोल दिया गया है। इस मंदिर का काफी वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। बांके बिहारी के जो भक्त थे वो इसी इंतजार में थे कि कब ये इस्कॉन मंदिर तैयार हो और कब इसका उद्घाटन हो और उन्हें दर्शन पूजन का मौका मिले। झारखंड से खबर है। इन दिनों बुंडू बाजार के अनुमंडल अस्पताल में अंधेरा घिरने के बाद मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों की जांच करने को डॉक्टर मजबूर हैं। शाम को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में एक बच्चे की जांच करते डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि अस्पताल में जनरेटर है लेकिन वो खराब रहने के कारण कभी स्टार्ट होता है और कभी नहीं। बिजली नहीं रहने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से काम चलाया जाता है। इन दिनों आम लोगों को इलाज को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बुंडू बाजार का जरा आप देखिए, अनुमंडल अस्पताल है ये। जनरेटर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन खराब है और जिसे ठीक कराना चाहिए जो प्रबंधन है वो नहीं करवा रहा। टॉर्च से या तो फिर मोबाइल टॉर्च की मदद से मरीजों का इलाज हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ वही हाल है और जब पूछा गया डॉक्टर दिलीप कुमार से तो उन्होंने बताया जनरेटर है लेकिन वो खराब है। ऐसे में अगर ऑपरेशन या अन्य चीज में थोड़ी सी भी दिक्कत हो गई अंधेरे में तो फिर जान चली जाएगी और फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर और फिलहाल मुझे दे इजाजत।